हेलो दोस्तों, मेरी कहानी में आपका स्वागत है। मेरा भाई 20 साल का जवान लड़का था। वह उम्र में मुझसे बड़ा और काफी खूबसूरत भी था। मेरा नाम नेहा है। मैं भी एक हसीन लड़की थी। भाई अक्सर बहाने से मेरे करीब आने की कोशिश करता था। मैं जानती थी कि वह मुझसे वही चीज चाहता है, लेकिन मैं बहुत डरती थी। एक दिन मैंने अम्मा से शिकायत की। उन्होंने कहा, वह तेरा भाई है, तुझसे नहीं कहेगा तो फिर से तुझे बहुत प्यार करता है। मैं माँ की बात पर हैरान थी। ऐसा कौन सा भाई बहन का प्यार होता है जिसमें एक भाई अपनी जबान बहन पर गंदी नजर रखे। उस दिन मैं घर में अकेली थी। जब भाई मुझे मनाने की कोशिश करने लगा, वह खुद कह रहा था कि शादी में नहीं कर रहा हूँ। काफी दिनों से रुकी हुई थी। वक्त तौर पर अपने जिस बात में काबू न रख सकी और मैंने कहा, भाई आप जो भी काम करेंगे, जैसे भी करेंगे, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आप काम करते हुए जल्दी बस नहीं करेंगे। मैं भाई को बच्चा समय कर उसे लालचन लगाने का सोच रही थी, लेकिन उस वक्त मेरे होश उठाने में गई जब उसने लगातार 3 बार मेरी मैं 16 साल की एक जवान लड़की हूँ। मेरी माँ मेरे सामने दुल्हन बनी बैठी थी और मैं गैरत से अपनी माँ को देख रही थी। मैं इतनी छोटी नहीं थी ये बात ना समझ पाती कि मेरी माँ की दूसरी शादी हो रही है, लेकिन इतनी बड़ी भी नहीं थी कि इस बात को कबूल कर पाती। अपने बाप की जगह किसी दूसरे आदमी को बाप के तौर पर कबूल करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था, लेकिन मुश्किल से बजा बन गई जब सौतेले बाप के साथ सौतेला भाई भी मेरी जिंदगी में शामिल हो गया। और देखते ही देखते मेरे लिए जिंदगी और के साथ में और क्या कर रहे हैं, यह जमीन दोनों तन पर गई। मेरी माँ अपने नए घर जाने लगी तो मुझे भी अपने साथ ले। घर में जाते ही सबसे पहले एक लड़के ने आकर माँ को सलाम किया। मैंने प्यार से उसकी तरफ देखा और फिर मुझे देखकर कहने लगी, नेहा ये तुम्हारा भाई रोनी है। आज से तुम अपने बड़े भाई के साथ प्यार मोहब्बत से रहे। कहना माँ की बात पर मैं हैरान रह गई थी। अचानक ही मेरा बड़ा भाई कहाँ से आ गया था और फिर मुझे समझ आया कि वह मेरे सौतेले बाप का बेटा है जिसे मैंने मेरे बड़े भाई का दर्जा दे दिया है। मेरा भाई मुझे सर से पांव तक अजीब नजरों से देख रहा था। पता नहीं क्यों पहले ही मुलाकात में मुझे वह बिल्कुल नहीं आया था, भी पसंद नहीं आया था। मैंने मुझे मेरे कमरे में छोड़ा और कहने लगी, आज से ये तुम्हारा कमरा है। मैं तुम्हारे पापा के साथ दूसरे कमरे में ही हूँ। किसी चीज की जरूरत हो तो आवाज लगा देना। दूसरे बाप का सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। बस कुछ ही महीनों में हर रिश्ता बदल गया था। माँ मेरी सौतेले बाप के साथ अपने कमरे में चली गई थी। थोड़ी ही देर बाद मुझे प्यास लग जाएगी। मैंने देखा कि कमरे में पानी नहीं था। मैंने अपनी माँ को आवाज लगाई, लेकिन माँ मेरी आवाज पर नहीं आई। पानी की प्यास बढ़ने लगी तो मैं खुद ही कमरे से बाहर निकल आए। ये घर मेरे लिए बिल्कुल नया था, इसलिए मैं अंधेरे में रसोई घर तलाश कर रही थी। अचानक ही मैं किसी से आ गई थी और इससे पहले कि मैं जोरदार चीख मारती, किसी ने अपने हाथ से मेरा मुंह दबा दिया। करो इस मेरा दम घुटने लगा था। फिर कोई मेरे कान के करीब आया और आहिस्ता से कहने लगा, शोर मत मचाओ, मम्मी पापा परेशान हो जाएंगे। मेरी सांस बुरी तरह रुकने लगी थी और मैं आवाज से पहचान रही थी कि यह मेरा सौतेला भाई रोनी है। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने खुद को चला गया छुड़वाने की कोशिश की तो उसने मुझे आहिस्ता से छोड़ दिया और कहने लगा, इतनी रात को कमरे से क्यों निकली हो। मैंने घबरा कर उसे कहा, मुझे पानी चाहिए था। तो वह खुद मेरा हाथ पकड़कर रसोई घर में ले गया और पानी का गिलास मेरे हाथ में थमा दिया। उसकी नजरें अभी मेरे वजूद पर जमी हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझे नजरों में खा जाएगा। रोनी भरपूर जवान लड़का था, जबकि मैं सिर्फ 16 साल की थी। उसकी नजरों में एक अजीब सी तकलीफ थी, इसीलिए रात के अंधेरे में मुझे उससे खास महसूस हो रहा था। वह मेरे करीब आया और कहने लगा, दिया, तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम्हें मैं तुम्हारा बहुत कुछ लगता हूँ। रोनी की बातों ने मुझे डरा दिया। उसका अंदाज मुझे बहुत कुछ समझा रहा था। ये छोटी जरूरत थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि उसके इरादों को ना समझ पाओ। मैंने मुश्किल से पानी पिया और वापस भाग कर अपने कमरे में आ गए। मेरा वजूद बुरी तरह कांप रहा था।
पहले ही रात में इस घर में मुझ पर बहुत भारी पड़ रही थी। मुझे कमरे में बैठी थोड़ी ही देर हुई थी कि कमरे का दरवाजा बजने लगा। मेरा दिल बहुत धड़कने लगा। मुझे यकीन था कि दरवाजे पर रोनी ही होगा, इसलिए मेरा दरवाजा खोलने का कोई इरादा नहीं था। दरवाजे पर बार बार दस्तक हो रही थी और मैं अपने आप के गांव में जा रही थी कि मैं अपने आप से जा रहे हैं। मैं शिरडी जा रही थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। ना जाने मैं कहाँ फंस गई थी और फिर काफी देर बाद मुझे माँ की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने मेरा नाम पुकारने हुए कहा, दरवाजा खोलो नेहा। माँ की आवाज़ पर मेरी जान में जान आई और मैंने जल्दी से दरवाजा खोल दिया। माँ ने मुझे सीने से लगा लिया और डांटते हुए पूछने लगी कि मैंने इतनी देर क्यों लगाई। मैंने डरते हुए माँ से कह दिया कि मुझे डर लग रहा था। माँ हंसकर कहने लगी, कोई बात नहीं, आज इस घर में तुम्हारी पहली रात है ना। मैंने एक नज़र माँ के चेहरे पर डाली जहाँ मुझे खुशी नजर आ रही थी। मैं अपनी दूसरी शादी पर बिल्कुल खुश थी, लेकिन मुझे अपने सौतेले भाई की मौजूदगी परेशान कर रही थी। मैं मुझे देखने आई थी और मुझे देखकर वापस लौट गई। मैंने कमरे का दरवाजा दोबारा अच्छी तरह से बंद, लेकिन फिर तो हर रात ही ऐसा होने लगा। मैं शाम होते ही अपने कमरे में बंद हो जाती और अच्छी तरह दरवाजा बंद कर लेती, क्योंकि मुझे रोनी से डर सा महसूस होने लगा था। वह सारा दिन मुझे जिन नज़रों से देखता था, वह नज़रें मुझे अपने वजूद के आर पार होती महसूस होती थी। जैसे ही मैं यहाँ वहाँ होती, वह मेरी खूबसूरती की तारीफ करता और मुझे यह एहसास दिलाने की कोशिश करता कि मैं बच्ची नहीं रही, बल्कि अब बड़ी हो गई हूँ। माँ की मौजूदगी में बस ऐसे शरीफ बन जाता जैसे उस कोई नहीं हो सकता। बाकी शादी को 1 महीना गुजर चुका था और इससे 1 महीने में माँ ने मुझे मेरे सौतेले बाप के सामने बहुत ही समझाने दिया था। मुझे ये समझ आ गया था कि मेरा सौतेला बाप मुझे बेटी के रूप में अपनाना नहीं चाहता था और इसीलिए मैं मुझे उसकी नज़रों से दूर रखती थी। दूसरी तरफ मेरा सौतेला भाई रोनी इस कदर मुझे परेशान करता और मेरे आगे पीछे घूमता कि मैं तंग आ जाती। तो एक ही बार मैंने माँ से यह बात करने की कोशिश की, लेकिन मैं हमेशा मुझे ये कहकर खामोश करवा देती कि तुम ज्यादा सोचती हो, ऐसा कुछ नहीं है। वह तुम्हारा भाई है और तुम्हारा ख्याल रखना चाहता है। मैं जिस तरह मेरी हर बात को नज़रअंदाज करने लगी थी, मैं खामोश हो गई और जैसे तैसे उस घर में दिन गुजारने लगी। एक दोपहर की बात है, मैं छत की सफाई में बीजेपी की रोनी पीछे से आ गया और अचानक इतना करीब आ गया कि मैं संभल भी नहीं पाए और उससे टकरा गई। उसकी इस हरकत पर मुझे गुस्सा आया, लेकिन वह जोर से हंसने लगा। मैंने तुरंत 2 कदम पीछे हटकर गुस्से में, यह क्या हरकत है? मेरी बात सुनकर वह अनजान बनते हुए कहने लगा, मैंने क्या किया है? तुम खुद जानबूझकर मुझसे टकराए हो और अब बोली बना रही हो। इससे पहले कि मैं उसे कोई जवाब देती, मैं छत पर आ गई और कहने लगी, मेरे साथ नीचे चल और भी काम करने हैं। मैं माँ को बताना चाहती थी कि रोनी जानबूझकर मेरे साथ घटिया हरकतें करके पास मेरी बात सुनने का वक्त ही नहीं था। माँ ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचती हुई मैंने माँ को बताना चाहा कि रोनी जानबूझकर मेरे करीब आया था, लेकिन मैंने मेरी आंखें की बात बीच में ही काट दी और कहने लगी, भाई है वह तेरा, उसकी शिकायत करने ना बैठ जाना। एक तो तेरा इतना ख्याल रखता है और तू है कि ऐसे ही बुरा भला कहती रहती है जो थोड़ा बहुत मजाक हो कर लेता है। उसे दिल से ना लगाया। कर्मा की बात सुनकर मेरी तो जान निकल गई थी। माँ रोनी के खिलाफ कुछ सुना ही नहीं चाहती थी। पता नहीं उन्हें रोनी पर भरोसा था या अपने दूसरे पति का खौफ। रोनी था कि जिसने मेरा जीना हराम कर रखा था। जहाँ उसे मौका मिलता मेरे करीब चला आता, मुझे तंग करता है या फिर छूने की कोशिश करता और अपनी अजीब ख्वाहिशें बयान करके मेरी जान निकाल देता। मैं अच्छी तरह जानती थी कि वह मुझसे क्या चाहता है, क्योंकि कई बार उसने बास लफ्जों में अपना मकसद मेरे सामने बयान कर दिया था। लेकिन यार बात मैं माँ को नहीं बता पाई थी, और अगर बताती भी तो शायद माँ मेरी बात पर यकीन नहीं करते। उन्हें मुझसे ज्यादा अपने सौतेले बेटे पर भरोसा था, और क्यों ना होता। मेरे सौतेले बाप ने माँ को सर आंखों पर बिठा रखा था, और यही वजह थी कि बेटा भी माँ को जान से प्यार हो गया था और मैं सभी औलाद होते हुए भी नज़रअंदाज हो रही थी। शुरू में तो माँ मेरी शिकायत
सुनकर रोनी से कुछ सवाल जवाब कर लेती थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था को क्या हो गया था, उन्होंने कबूतर की तरह आंखें बोलती थी और मुझे रोनी के भरोसे छोड़ दिया था। एक दिन माँ मुझे घर छोड़कर बाजार गई और इससे रोनी कॉलेज से जल्दी लौट आया। उसे तो मौका मिल गया था, न ही मैं घर पर थी न ही पापा। वह मेरे पास आया, कहने लगा तुम तो बहुत खूबसूरत हो, अगर तुम चाहो तो तुम्हारी खूबसूरती तुम्हारे काम आ सकती है। देखो ना, मेरी बात मान लो, आखिर कब तक यूं ही नखरे दिखाती रहोगी। रोनी की यह बातें मुझे कुछ कुछ समझ आने लगी थी, इसलिए मैंने गुस्से में कहा, आप मेरे भाई हैं, मेरे साथ ऐसी बातें ना किया करो। वो मुस्कुराते हुए मेरे करीब आया और बोला, मैं तुम्हारा भाई जरूर हूँ, लेकिन सोतेला रोनी ने अपनी उंगली से मेरे बालों की लट के पीछे किया तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह इतना करीब आ चुका था कि मेरे लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। तभी घर का दरवाजा बजा और दस्तक से पता चला कि मैं लौट आई है। मेरी जान में जान आई। रोनी पीछे हटा और फौरन अपने कमरे में चला गया। मैंने दौड़कर दरवाजा खोला और माँ से लिफ्ट चाहिए। मेरी इस हरकत पर मैं घबरा गई और बोली, मैं थोड़ी देर के लिए बाजार क्या गई, तू तो पागल ही हो गई है। मैंने रोते हुए माँ से कहा, मुझे छोड़कर मत जाया करो, मुझे डर लगता है। मेरी बात सुनकर मुझे सैकड़ों बातें सुना दी और बोली, तू जवान हो रही है और अकेले घर में डरती है। मैं कौन सा तुझे किसी जंगल में छोड़कर गई थी। मैं माँ को क्या बताती कि अगर तो जंगल से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है, क्योंकि हाँ, मेरा भाई ही मेरा दुश्मन बन चुका है। माँ की दूसरी शादी मेरे लिए बहुत भारी पड़ रही थी। काश मेरे पिताजी ने मेरी माँ को तलाक ना दिया होता तो आज मैं एक सुकून जिंदगी जी रही होती। लेकिन मेरे पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी जी को तो अपनी अयाशी से ही फुर्सत नहीं थी। पिताजी ने नशे की हालत माँ को तलाक देकर न सिर्फ माँ की बल्कि मेरी जिंदगी भी बर्बाद कर दी थी। मेरा बाप जैसा भी था, वह मेरा ख्याल रखता था और उसके होते हुए मैंने कभी खुद को महसूस नहीं किया था। माँ की इस दूसरी शादी को पूरे 2 महीने के लिए होने वाले थे और मेरे सौतेले बाप ने मुझे एक बार भी प्यार से नहीं देखा था, बल्कि ऐसा लगता था जैसे उन्हें इस घर में मेरा होना ही बर्दाश्त नहीं है। वह जब भी मुझे माँ के आसपास देखते या माँ मेरे करीब होती तो फौरन माँ को आवाज देकर बुलाते और अपने साथ कमरे में ले जाते। उनकी मौजूदगी में मैं खुलकर बात भी नहीं कर सकते थे। पता नहीं उन्हें मुझसे किस बात का डर था, जबकि माँ तो रोनी को सगी माँ से भी ज्यादा प्यार दे रही थी। सौतेले बाप के रवैये ने मुझे उनसे बहुत दूर कर दिया था और उनकी मौजूदगी में खुद भी माँ से दूर रहने लगी थी। इस घर में एक दिन बिताना मेरे लिए मुश्किल हो गया था। मेरा मन करता था कि यहाँ से भाग जाओ और फिर कभी पलटकर ना आए, लेकिन ऐसा करना मेरे बस में नहीं था। ऐसी ही एक शाम रोनी एक काली थैली लेकर मेरे पास आया। मैं कपड़े धोकर राशियों पर डाल रही थी कि वह मेरे पास आया और मेरी तरफ बनाते हुए कहने लगा, ये कपड़े मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। ये तुम्हारे खूबसूरत गोरे चिट्टे बदन पर बहुत अच्छा लगेगा। तुम इसे पहनकर मेरी ख्वाहिश पूरी कर दो ना। आखिर कब तक यूं ही मुझे परेशान करती रहो। रोनी की बात सुनकर मेरी जान निकल गई। उसने जबरदस्ती पहली मेरे हाथ में थमा दी और कहने लगा, रात को तुम्हारा इंतजार करूंगा। ये कहकर वह नीचे चला गया, लेकिन मेरे हाथ पाप काम करने लगे। वहां से भागकर अपने कमरे में चली आई और थैली खोलकर देखी तो मेरे होश उड़ गए। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वह इस हद तक गिर सकती है। मैंने जल्दी से उस कपड़े को अलमारी में बंद कर दिया था कि माँ की नजर ना पड़े। सारा दिन मैं कमरे से बाहर नहीं निकली और शाम होते ही मैंने अंदर से कुंडी लगा ली। माँ ने मुझे रात खाने के लिए बुलाया, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। उस दिन के बाद से जब भी रोनी घर में होता, मैं अपने कमरे से बाहर नहीं आती, क्योंकि अब मैं तरह से उसका मकसद जान चुकी थी। लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं ज्यादा दिन उससे बचने वाली नहीं हूँ। माँ और बाप दोनों किसी शादी की बात है। मैं गए हुए थे और रोनी की अपने दोस्तों के साथ बाहर निकला हुआ था, इसलिए मैं बड़े सुकून से घर के कामकाज कर रही थी। मुझे तसल्ली थी कि कोई मुझे तंग करने वाला नहीं है, लेकिन यह मेरी गलतफहमी साबित हुई। आधे घंटे बाद जब मैं रसोई घर से काम निपटा कर निकली तो देखा कि रोनी मेरे बिस्तर पर लेटा हुआ था। मुझे देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई।
वो कब लौट कर घर आया था मुझे पता ही नहीं चला। शायद मैं कामों में बहुत ज्यादा व्यस्त थी या फिर वह बिना किसी सूचना के लौट आया था। उसकी नज़रें मेरे चेहरे पर जमी हुई थी और मैं उसकी मुस्कुराहट और उसकी नज़रों में छुपा मकसद बहुत है अच्छी तरह समझती थी। मम्मी भी घर पर नहीं थी, ऐसे में उसका मेरे कमरे में होना मेरे लिए बहुत ही परेशानी की बात थी। मैंने हकलाते हुए रोनी से कहा, माँ की गैरमौजूदगी में आपका मेरे कमरे में आना ठीक नहीं है। आप अभी और इसी वक्त मेरे कमरे से निकल जाए। मुझे पता था कि ये सब बातें उसके लिए बेकार है। रोनी ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और करने लगा, मैंने तुम्हें इतना खूबसूरत कपड़े लाकर दिया था और मुझे उम्मीद थी कि तुम मुझे पहन कर दिखाओगे, लेकिन तुम्हें तो मेरे गिफ्ट की कदर ही नहीं है। ऐसा भी क्या मान लिया है मैंने तुमसे जो इतना गुस्सा हो रही है। जाओ, अभी घर में कोई नहीं है, जल्दी से मुझे वह कपड़े पहन कर दिखाओ। आखिरकार तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हारे पर वह कपड़ा के आज हम दोनों मिलकर आसानी से वह काम कर सकते हैं जिसके लिए मैं इतने दिनों से इंतजार कर रहा हूँ। रोनी की बात सुनकर मेरी जान निकल गई थी, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती थी कि वह मुझसे क्या चाहता है और मैं हर किसी भी ऐसा कोई काम नहीं कर सकती थी। मैंने जल्दी से अलमारी से वह ड्रेस निकाला और रोनी के आगे रख दिया और कहा, आपको लगता है कि मैं ऐसे कपड़े पहनूंगी ना? तो यार मेरी तबीयत नहीं, मैंने आज तक कभी ऐसे कपड़े पहने गए। रोनी ने लिफाफा खोलकर ड्रेस मेरे सामने फैलाया और कहने लगा, क्या बुराई है इसमें, देखो तो कितना खूबसूरत है। मेरी नज़र जैसे ही उस प्रेस पर पड़ी तो मैं शर्म से पानी पानी हो गई। मैंने उसे कहा, आपको शर्म नहीं आती? मैं आपकी बहन हूँ और आप मुझे ऐसे कपड़ों में देखना चाहते हैं। उसके बाद जो कुछ रोनी ने कहा, बस सुनकर मेरा दिल चाहा कि जमीन फट और मैं उसमें समा जाऊं। मैंने रोनी से कहा, अभी रुको और मेरे कमरे से निकल जाओ, क्योंकि मैं इससे ज्यादा कर गंदगी बर्दाश्त नहीं करूंगी। रोनी ने कसकर मेरा बाजू पकड़ा और कहने लगा, ज्यादा सीधी साधी और शरीफ लड़की बनने की जरूरत नहीं है। अच्छी तरह जानता हूं कि तुम जैसी लड़कियां कैसी होती है। तुम्हारी माँ को ही देख लो, कैसे मेरे बाप को अपने जाल में फंसा कर उससे शादी करना है। रोनी के मुंह से माँ के बारे में ऐसी बात सुनकर हैरान रह गई थी, क्योंकि वह तो माँ के आगे बहुत ही नेक और वफादार बनता था, लेकिन मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वह मेरी माँ के बारे में ऐसी गंदी सोच रखता होगा। रोनी ने मेरे आगे अपने मकसद को और कहने लगा, अगर तुमने मेरे आगे मकसद को खोलकर बयान किया और कहने लगा, अगर तुमने मेरे आगे मेरी बात नहीं मानी तो मेरा अपने बाप को तुम्हारी बस किरदार के ऐसे किस्से सुनाऊंगा कि वह तुम्हें तुम्हारी माँ के साथ घर से निकाल देगा। मैंने रोते हुए रोनी से कहा, ऐसा हरगिज भी ना करना। पहले ही मेरे सगे बाप ने हमें दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया है, अब तुम्हारी वजह से एक दफा फिर हमें बेसर हो जाएंगे। रोनी कहने लगा, तो फिर मेरी छोटी सी फरमाइश पूरी कर दो। मैं तुमसे पता है क्या हो, बस यही ना कि तुम्हें कपड़े पहन लो और एक फुटेज बनवा लो। तुम्हारा क्या जाता? मैंने तुमसे कहा है कि तुम अपना चेहरा छुपा लेना, मैं सिर्फ तुम्हारे वजूद को कैमरे में कैद करूंगा। देखना, एक वीडियो पर लाखों व्यूज भी उसाएंगे और तुम्हारी इस खूबसूरती से हम दोनों बहुत ही पैसा कमाएंगे। मैंने रोते हुए रोनी के आगे हाथ जोड़ दिए और कहा, मैं ऐसे खानदान से ताल्लुक नहीं रखती जहां ऐसी बढ़िया ही होती हो। मैं कोई फुटेज नहीं बनवा सकती और यह पहनावा पहने के बारे में सोच रही हूँ, पूछ भी नहीं सकती। रोनी गुस्से से मेरे करीब आया और कहने लगा, क्या तुम जानती हो मुझ पर हजारों रुपए का कर्जा क्या हुआ है? मैं कितनी दफा जुआ हार चुका हूँ और अब अगर मैंने पैसे ना चुका है तो हम सबका बहुत बुरा हाल होगा। इसलिए मेरी बात मानो और अपना चेहरा छुपाकर यह फुटेज बनवा लो कि लोग तुम्हें देखेंगे। रोनी मुझे बुरी तरह धमका रहा था और मैं उसके आगे खड़ी रही थी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, वह जबरदस्ती मुझे वह कपड़ा पहनने पर मजबूर कर रहा था और मैं उसके आगे गिरा रही थी, लेकिन उसे मुझ पर बहन नहीं आ रहा था। वह मुझे पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल करना चाहता था और यह बात बहुत पहले ही मुझे बता चुका था, इससे पहले कि मैं उसकी धमकियों में आकर कोई गलत कदम उठाती। दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। दरवाजे की आवाज़ सुनकर रोनी कमरे से बाहर निकल गया और जौहर में जैसे ही मैंने भागकर दरवाजा खोला,
सामने खड़ी पुलिस को देखकर मेरी जान में जान आई। पुलिस वाले मुझसे रोनी के बारे में पूछ रहे थे। मैंने उन्हें बता दिया कि वह घर में ही है। उन्होंने रोनी को गिरफ्तार कर लिया और बताया कि उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर कुछ लड़कियों की जबरदस्ती वीडियो बनाकर उन्हें दिया था, उन्हें इंटरनेट पर अपलोड किया है। साइबर क्राइम के तहत उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा था। रोनी और उसके दोस्त इस तरह की वीडियो बनाकर लाखों रुपए कमा रहे थे। वह मुझे भी अपने इस मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन ये बहुत अच्छा हुआ कि वह पुलिस को पहले से ही मालूम था और मैंने मौके पर पुलिस गई। मेरी इज्जत पर जरा भी आंच नहीं लगा। मैं बहुत खुश थी। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या माँ बाप को अपनी जवान औलाद खासकर लड़की को अकेला छोड़कर जाना चाहिए? क्या खूबसूरत और अकेली लड़की हमेशा किसी का निशाना बनती है? क्या माँ बाप अपनी इच्छाओं के लिए अपनी औलाद को पीछे छोड़कर अच्छा करते हैं? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।